नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, और हर खबर पर आपको हम इस वक्त की बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर बारिश ने साइबर सिटी की रफ्तार को धीमा कर दिया है। हिसार में भी वाहन चालकों को परेशानी हुई है। अगले 2 दिन और बूंदाबांदी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। गुरुग्राम समेत कई इलाकों में हुई बारिश ने थामी साइबर सिटी की रफ्तार। बारिश से एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। हिसार में भी वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो गुरुग्राम समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बारिश ने साइबर सिटी की रफ्तार को रोक दिया है। बारिश से एक बार फिर से ठंड भी बढ़ गई और हिसार में भी वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं आपको बताते चले, अगले 2 दिनों तक बूंदाबांदी के आसार जताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बारिश ने साइबर सिटी की रफ्तार को रोक दिया है और एक बार फिर से बारिश होने की वजह से ठंड भी बढ़ गई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो गुरुग्राम में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया। और अगर बात करते हैं हिसार की, तो हिसार में भी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा है। गुरुग्राम समेत कई इलाकों में बारिश हुई है और अगले 2 दिनों तक बूंदाबांदी के आसार यहां पर बनते नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे सहयोगी गुरुग्राम से मोहित और हिसार से अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बारिश एक बार फिर से होने लग गई है और ठंड भी ऐसे में बढ़ गई है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर गुरुग्राम की बात करते हैं तो क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? मैं गुरुग्राम के इंडस्ट्रियल इलाका सेक्टर 37 के अंदर हूं और बताना चाहूंगा, ये जो मेरे पीछे सड़क है, इस सड़क पर गाड़ियों का तांता लगा रहता था। ऐसे में बरसात होने के बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं सड़कों से दूरी बना बैठे हैं और जो रफ्तार है गुरुग्राम की वो थम सी गई है। ये बारिश सुबह से ही हो रही है और ऐसे में जो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी चेतावनी दी है कि तकरीबन 2 दिनों तक इसी तरीके की रिमझिम बारिश होती रहेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं और जो सड़कों की रफ्तार है, गुरुग्राम की जो रफ्तार है वो थम सी गई है। गुरुग्राम जिले के अंदर बारिश का जो मौसम था वो कई दिनों से बना हुआ था और बता दूं कि मौसम विभाग ने शनिवार के दिन बारिश की घोषणा की थी कि शनिवार के दिन बारिश आ सकती है, मगर जैसे कि शनिवार नहीं आया और आज के दिन यानी बृहस्पतिवार को ही बारिश हो गई है और शनिवार का दिन है, उस दिन तेज बारिश होने के जो है अनुमान लगाया जा रहा है। और ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर जानकारी दी है कि 2 दिन रिमझिम बारिश रहेगी और शनिवार के दिन हो सकता है कि तेज रफ्तार से बारिश हो। तेज रफ्तार से बारिश होने से जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गुरुग्राम जिले में अक्सर तेज बारिश होने के बाद जो है जलमग्न हो जाती है पूरी सिटी। तो इस बार फिर से निगाहें टिकी हैं उस व्यवस्था पर कि अगर बारिश तेज हुई तो क्या एक बार फिर जल भराव जैसी स्थिति जो है गुरुग्राम में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल मोहित, हम आपका रुख करेंगे। उससे पहले हम अनूप के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी अनूप हिसार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, लगातार बारिश लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रही है और अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगले 2 दिनों तक और ज्यादा बारिश हो सकती है। ऐसे में ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। तो हिसार की अगर बात की जाए तो क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए सृष्टि, अगर हम हिसार की बात करें तो कृषि माफ कीजिएगा, मौसम विभाग द्वारा जिस प्रकार से पहले ही जानकारी दे दी गई थी, केवल हिसार ही नहीं, हिसार के साथ साथ जींद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, ऐसे 10 से 12 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर इस प्रकार से बारिश हो रही है। गुरुग्राम साइबर सिटी तक बारिश ने जो है रफ्तार को धीमा कर दिया है। सेम हालात हिसार में भी है। हिसार में भी बारिश हो रही है और बारिश अब काफी तेज शुरू हो चुकी है। और इसके साथ साथ हम ये बात करें तो बारिश के साथ साथ कोहरा भी दिखाई दे रहा है और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ ये बारिश अगर इसी स्पीड से बढ़ती रही और 2-3 दिन तक इस प्रकार से बारिश बताई जा रही तो इसमें जहां
आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करने वाली बारिश होगी, वहीं किसानों को भी इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि किसान की जो सरसों की फसल है उस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि अगर बारिश का जो एक मिनिमम इस समय में बारिश होती है इतनी रहती है तो ठीक है। अगर जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बारिश तेज कई स्थानों पर हो सकती है, तो अगर हिसार में ज्यादा बारिश हुई तो कहीं न कहीं किसानों को भी नुकसान हो सकता है और आम जनजीवन भी इससे प्रभावित होगा। बिल्कुल, तो ये तो बात थी हिसार की। हम रुख करेंगे मोहित का। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है कि अगले 2-3 दिनों में और ज्यादा बारिश होने की संभावना है। तो मोहित, जिस तरीके से अगर गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम की सड़कें हमेशा जलमग्न हो जाती हैं हल्की बारिश से। अगले 2 दिनों तक और ज्यादा बारिश हो सकती है। प्रशासन की आपसे बात हो पाई है? क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं आने वाले समय के लिए? मैं बताना चाहूंगा, इस खबर को अपने दर्शकों को दिखाने का मकसद भी यही है कि ठंड में बारिश होना एक आम बात है, मगर बारिश को लगातार होने पर जैसी व्यवस्थाएं गुरुग्राम में देखने को मिलती हैं, जैसे हालात गुरुग्राम में देखने को मिलते हैं, ये आम बात नहीं। मैं बताना चाहूंगा, गुरुग्राम जिले के अंदर सिर्फ वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर या फिर जल भराव के नाम पर जो है करोड़ों रुपया जो है सालाना खर्च किया जाता है। और जब जब मौसमी बरसात होती है या फिर बेमौसम बरसात होती है तो जो वो पैसा है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ नजर आता है, वेस्ट नजर आता है। बीते एक महीने पहले की अगर हम बात करें, जब गुरुग्राम में बरसात हुई थी तो जलमग्न की जो तस्वीरें थी हमने हर खबर के माध्यम से भी दर्शकों को दिखाई थी। और बताना चाहूंगा कि जैसे कि शनिवार के दिन बरसात की फिर से बात की जा रही है, तो ऐसे में लोगों को इस बात का डर है कि अगर बरसात हुई तो उनके घरों में पानी भरेगा, सड़कों पर पानी भरेगा। जिन सड़कों से गुजर कर वो ड्यूटी जाते हैं, वो सड़कें अगर टूट गई तो वो कैसे जाएंगे? कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा जाएंगी। क्योंकि इस पिछले साल यानी 2021 के अंत में जब बारिश हुई थी तो गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला, जो भाजपा से विधायक है, उनके मकान के अंदर तक जो है पानी भर गया था। तो विधायकों के घर में अगर पानी भर जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है व्यवस्था पर, क्योंकि जब विधायक अपने घर को नहीं बचा सकता तो शहर के जो आम लोग हैं या फिर जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो अपने छोटे छोटे मकानों को कैसे बचाएंगे? तो ऐसे में कहीं ना कहीं बरसात का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है उस बरसात के बाद अगर जल भराव हुआ तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि गुरुग्राम में वो पैसे का क्या होगा, जो पैसा हर बार सरकार गुरुग्राम जिला प्रशासन को इस बात को लेकर सौंपती है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को आप अपडेट कीजिए, उनकी सर्विस कराइए और जो बरसात का पानी है वो सड़कों पर ना भरे। क्योंकि बहुत मोटी मोटी लागत के बाद जो है सड़कों को तैयार किया जाता है, कई हजार करोड़ रुपए जो है शहरी सड़कों पर खर्च कर दिए जाते हैं, जो कि शहरों के अंदर होती है। मुख्य सड़कें जो होती हैं, राज्य मार्ग की बात अलग है, मगर ऐसे में वो सड़कें अगर टूट जाती हैं तो दोबारा से उनका टेंडर निकाला जाता है, फिर खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान जो है देखने को मिलता है सिर्फ कार्य प्रणाली की कमी की वजह से। तो ये जो समस्या है सबसे बड़ी गुरुग्राम में खड़ी है और इसी वजह से जो है आज के दिन ये दर्शकों की खबर दिखाई जा रही है। जी बिल्कुल मोहित, यहाँ पर समस्या बारिश या फिर ठंड नहीं है, समस्या यह है कि किस प्रकार से प्रशासन ने इंतजाम किए, क्योंकि हम हर बार यही देखते हैं जब जब बारिश होती है जलमग्न हो जाती हैं सड़कें। अगर गुरुग्राम की हम बात करते हैं मोहित, तो सबसे ज्यादा परेशानियां किस इलाके में आती है? सबसे ज्यादा पानी कहां भरता है? मैं बताना चाहूंगा, गुरुग्राम का जो निचला इलाका है वो गुरुग्राम का सेक्टर 56, सेक्टर 54, सेक्टर 52 ऐसे पोश इलाके हैं जहां से सोसाइटीज के लिए एक अलग से ही जो है मेट्रो चलती है। यानी रैपिड मेट्रो तक को एक स्पेशल इस इलाके में लगाया गया था कि लोगों को और सुविधा दी जा सके। और इन इलाकों में अगर हम जल भराव की बात करें तो गुरुग्राम का सबसे लंबा जो अंडरपास है वो गुरुग्राम सेक्टर 56 गोल्फ कोर्स रोड का है। और जब बारिश तेज होती है तो पानी जो है इस गोल्फ कोर्स रोड के अंदर भी भरता है। और गुरुग्राम में जो तमाम अंडरपास बनाए गए हैं, क्योंकि गुरुग्राम में ट्रैफिक की व्यवस्था जो सब परेशानी है वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो ऐसे में इन अंडरपासों में अगर पानी भर जाता है तो फिर से एक बार फिर ट्रैफिक देखने को मिलता है। ट्रैफिक जब इकट्ठा होता है तो पॉल्यूशन बढ़ता है और जो घरों में पानी जाता है तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी है, कमर्शियल व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल है, वो कहीं ना कहीं हर चीज जो है बाधित हो जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं गुरुग्राम में जो है व्यवस्थाएं खराब होती हैं। और निचले इलाकों की बात करें, ग्रामीण अंचल की अगर हम बात करें, अगर गुरुग्राम के पटौदी फरुखनगर इलाकों की बात करें तो ग्रामीण ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो सड़कें हैं वो कम है, छोटी सड़कें हैं। और ऐसे में उन पर पानी भरने के बाद गुड़गांव के जो लोग हैं, जो ग्राम के जो लोग हैं जिनको पटौदी तक जाना है, फरुखनगर लंबा सफर करना है, क्योंकि फरुखनगर से गुरुग्राम शहर की जो दूरी है तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर की है। और इस रास्ते को तय करने के लिए छोटी सड़कों से गुजरना होता है। और जल भराव के कारण ये सड़कें अगर टूट जाती हैं या फिर इन पर पानी भर जाता है तो लोगों को अपने घरों तक पहुंचने में काफी दिक्कत होती है। क्योंकि जो गुरुग्राम को जो आर्थिक नगरी कहा जाता है पूरे हरियाणा प्रदेश की, तो ऐसे में गुरुग्राम शहर से ही जो है पूरी रेवेन्यू को अर्न किया जाता है, जहां पर अनेकों दुकानें हैं, मकान हैं, एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। यहां तक कि देश की सबसे बड़ी 2 कंपनियां हीरो होंडा और मारुति भी गुरुग्राम की शहर में ही है। तो लोग यहाँ पर 30 से 40
40,000 लोग जो है रोजाना नौकरी के लिए आसपास के इलाकों से आते हैं। तो वहां जब पानी, जब गुरुग्राम शहर में जल भराव होता है तो यहां से निकल कर जाना या फिर सुबह नौकरी पर आना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये व्यवस्थाएं जो है जल भराव के बाद चरमरा जाती हैं। जी बिल्कुल। तो गुरुग्राम में समस्या जो उसकी तस बनी रहती है, सवाल यही उठता है कि आखिरकार प्रशासन कब तक इन परेशानियों को सुलझाता है और आखिरकार कब कोई अच्छे से इंतजाम किए जाएंगे। हम रुक कर लेंगे अनूप का, हिसार से हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरीके से आपने सुना कि मोहित ने बताया कि गुरुग्राम में तो स्थिति जस की तस बनी रहती है, लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहां पर सड़कें जलमग्न हो जाती है। अगर हिसार की बात करते हैं तो क्या इसी तरीके से सड़कें जलमग्न होती हैं? क्या लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है या फिर प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? बिल्कुल सृष्टि, मोहित जिस प्रकार से बता रहा था ऐसे ही हालात हिसार के भी हैं। जैसे कि अभी कमल गुप्ता जो स्थानीय शहरी निकाय मंत्री चुने गए थे, उन्होंने जैसे ही वो पहली बार हिसार आए तो सबसे पहले उनके सामने यही मुद्दा रखा गया था कि हिसार में हल्की ही बारिश होने के बाद सड़कों जो है जलमग्न हो जाती है, जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में उन्होंने भी इसी पर विचार करने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा था कि इसका जल्दी से समाधान किया जाएगा। और ये सिर्फ हिसार की समस्या नहीं है, हिसार के अंदर 6 विधानसभा आती है और लोकसभा की बात करें, हिसार लोकसभा में 7 विधानसभा आती है। तो सभी में इसी प्रकार का है। बरुआड़ा का तो इतना बुरा हाल है, जो वहां से जेजेपी के विधायक भी है जोगीराम सिहाग, वहां पर तो इस तरह से है कि रोडवेज की बसों के अभी ताजा फोटो आए थे कि वो आधे से ज्यादा कीचड़ और पानी से गुजरती हुई नजर आ रही थी। आम जन है उसको भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। सीवरेज समस्या जो बिल्कुल ठप हो चुकी है और हर बार हिसार के सिर्फ जो मेन इलाके हैं उनको छोड़ करके जो अन्य, चाहे वो टिब्बा दानाशेर की बात कीजिए, भारत नगर की बात कीजिए, इस प्रकार के जो इलाके हैं वहां पर तो और भी बुरी स्थिति है क्योंकि पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। वहां पर किसी प्रकार की सीवरेज प्रणाली दुरुस्त नहीं की गई है। तो हिसार का तो गुरुग्राम से भी ज्यादा बुरा हाल देखने को मिलता है। सृष्टि, बिल्कुल। मोहित, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हम हर बार चर्चा करते हैं, हर बार इसी तरीके की खबरें सामने आती हैं और वही तस्वीरें हम हमेशा देखते हैं कि गुरुग्राम की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। प्रशासन से बार बार बात किया जाता है, करोड़ों पैसा खर्च कर दिया जाता है कि सड़कें जलमग्न ना हो, लेकिन आखिरकार कब वो समय आएगा जब लोगों की परेशानी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, अगर हम प्रशासन की बात करें तो इस मुद्दे पर हर मौसम में जो है बात की जाती है जब बरसात आती है जी। और ऐसे में गुरुग्राम जिला प्रशासन साफ तौर पर यह कहता नजर आता है कि जो व्यवस्थाएं इस बार चरमराई है उन व्यवस्थाओं को अगले वर्ष ठीक कर लिया जाएगा और करोड़ों रुपया जो है खर्च कर दिया जाता है, मगर व्यवस्थाएं सही नहीं होती है। बात करें अधिकारियों की तो हर साल गुरुग्राम में जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनको बदल दिया जाता है, ट्रांसफर हो जाता है और एक नया अधिकारी जो है जिम्मेदारी ले लेता है। और उसके बाद जब ऐसी व्यवस्थाएं जब चरमराती हैं जल भराव के बाद, तो अधिकारी भी ये कहता है कि ये पहली बार मेरे सामने हुआ है और हम काम करते हैं और हम अगली बार जो है अगले वर्ष इसको नहीं होने देंगे। उसके बाद जब व्यवस्थाएं फिर से खराब होती हैं तो फिर एक नया अधिकारी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम जिला है उसको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। और गुरुग्राम को जो अपना लोग जो मानते हैं, जो गुरुग्राम के लोकल निवासी हैं, जो गुरुग्राम को अपना मानते हैं, वो हर बार इस बात की राह देखते हैं कि कैसे ऐसा दिन आएगा कि गुरुग्राम में चाहे पूरी रात, पूरा दिन या फिर एक हफ्ता भी बारिश हो तो समय रहते जो है पानी की निकासी हो सके, मगर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। बता दूं कि पिछले साल भी गुरुग्राम में राजीव चौक पर जब अंडरपास में पानी भरा तो एक युवक की उसमें डूबकर मौत हो गई थी, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो फटकार जो है सरकार ने जिला प्रशासन को भी लगाई थी कि ऐसे में क्यों हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं अपनी जान जरूर गंवा देते हैं, मगर जो स्थिति है वो जस की तस रहती है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं गुरुग्राम के इस व्यवस्थाओं से काफी परेशान है। कहीं ना कहीं जो जरूरत है इस वक्त इस समय गुरुग्राम को अपनी जिम्मेदारी समझने की है। कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा शख्स या फिर ऐसा कोई अधिकारी गुरुग्राम में आए जो जिम्मेदारी उठाए इस बात की कि वो गुरुग्राम में जल भराव या फिर कोई और भी परेशानी, चाहे वो प्रदूषण की परेशानी हो या फिर टूटी सड़कों की परेशानी हो, जो गुरुग्राम को अपना माने, जिसके बाद ही गुरुग्राम की जो स्थिति है वो सुधर सकती है। जी सही कहा आपने मोहित और अनूप। तो वो बात हो या फिर हिसार की, या बात हो गुरुग्राम की, स्थिति जो उसकी तस बनी हुई है, परेशानी लगातार लोगों को परेशान कर रही है और स्थिति कब सुधरेगी, ऐसे में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्रशासन आखिरकार कब जागेगा और कब लोगों की जो परेशानियां उनको समाप्त करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, मोहित, आप दोनों का बहुत बहुत जानकारी के लिए। तो आपको हम बात कर रहे थे जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया ऐसे में कि आगे 2 दिनों तक और ज्यादा बारिश हो सकती है। लेकिन स्थिति गुरुग्राम की जस की तस बनी हुई है, या बात करें हिसार की भी वैसी ही परेशानियां हैं लोगों के सामने। लेकिन सवाल ऐसे में यही खड़ा होता है कि आखिरकार लोगों की परेशानियां
कब खत्म होंगी। अब आगे रुक कर लेते हैं अगली खबर का। खबर मानेसर से है, जहां नगर निगम के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी चुनाव को लेकर की कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मेयर के चुनाव को लेकर के अब राजनीति तेज हो गई है। तो वहीं मानेसर औद्योगिक एसोसिएशन के प्रधान पवन यादव ने मेयर चुनाव के लिए ताल ठोक दिया। इसी को लेकर के हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने पवन यादव से खास बातचीत किया, ये आपको सुना देते हैं। मानेसर नगर निगम के गठन को लगभग 1 साल बीत चुका है और अब कहीं ना कहीं यहाँ चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आज हमारे साथ पवन यादव मौजूद हैं, जिन्होंने एक किस तरह का निर्णय लिया है कि विकास के लिए, खासतौर पे मानेसर के विकास के लिए एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए। तो इन्होंने निर्णय लिया है कि ये चुनाव लड़ेंगे। किस वजह से पवन जी आपने ये निर्णय लिया कि आप एक उद्योगपति हैं, समय की भी कमी रहती होगी? देखिए, हमारे इलाका पहले पंचायती राज था। पंचायती राज में क्या था, छोटा फॉर्मेट होता था। जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, सरपंच हैं, वो आराम से इस चीज को हैंडल कर पाते थे और बहुत बढ़िया तरह से काम भी होता था। आपको देखा होगा, भारत में पंचायती राज सबसे बड़ा राज है। लेकिन अब क्या हुआ, शहरीकरण बढ़ गया। यहाँ पे आबादी कम से कम 5 लाख हो गई है मानेसर निगम क्षेत्र की। तो ऐसे में सरकार ने एक मॉडल फॉर्मेट यहाँ पे लिया, नगर निगम इसको बनाया गया। तो जब नगर निगम बनाया गया तो हमारे मन में विचार आया कि शायद अब जो हमारे बुजुर्ग हैं इतना बड़ा एरिया या इतनी बड़ी चीज हैंडल नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ये एजुकेशन से रिलेटेड पूरा फॉर्मेट काम करेगा। तो हमने ये निर्णय लिया और प्रदेश के 11वें नगर निगम को हम दायित्व संभालने के लिए तैयार हैं और जनता से हम आशीर्वाद मांगेंगे। और जो एक मेयर बनने के लिए खूबियां चाहिए किसी भी कैंडिडेट में, हम समझते हैं हमारे पास है और इसका विकास करेंगे। हर क्षेत्र में जो बेसिक नीड्स है यहाँ की, आज की डेट में तो देखो पिछले 1.5 साल में जब से निगम बने ना तो सफाई ढंग से हो पा रही है, क्योंकि जनता के नुमाइंदे है नहीं, सरकारी अधिकारी जमीनी लेवल पे काम नहीं कर पा रहे। तो हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो और इस एरिया के लोगों को जनप्रतिनिधि मिले, मेयर भी मिले और निगम पार्षद भी मिले और इस एरिया का विकास हो। क्योंकि जो पहले चल रहा था पिछले 1.5 साल में, तो हम उससे भी पीछे चले गए। तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी रिवाइव करने के लिए। पवन जी, यहाँ पर एक चीज है कि अब मेयर का चुनाव डायरेक्ट होगा, पार्षद मेयर को नहीं चुनेंगे। तो कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं आप इसको? काफी बड़ा एरिया और एक हम कहेंगे विधायक से ज्यादा बड़ा ये चुनाव हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हरियाणा के कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें 2 लाख वोट नहीं है, लेकिन मानेसर नगर निगम में 2 लाख वोट है। तो कई विधानसभा क्षेत्रों से भी बड़ा ये चुनाव होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही हो, मेयर का चुनाव पूरे निगम क्षेत्र से वोट लेके हो, क्योंकि उसमें एक तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, खरीद फरोख्त पार्षदों की नहीं होगी। तो सरकार का बहुत सराहनीय निर्णय कि मेयर के और अच्छे लोगों को बाहर आके अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, इलेक्शन लड़ने का, सीखने का मौका मिलेगा। अगर निगम में पार्षदों में मेयर बनाना होता तो वो कोई भी पैसे वाला बन सकता था। तो ये बढ़िया है, ये जनप्रतिनिधि चुन के आएगा जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया है। इस तरह से देखते हैं कि जैसे पढ़ी लिखी पंचायत हो, तो इस तरह से मेयर भी पढ़ा लिखा हो, ताकि जो टेक्निकल काम है, जो विकास के कार्य है, उनको अच्छे से वो कर पाए। बिल्कुल, मैं तो यही चाहूंगा मेयर के लिए भी इनकी कम से कम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट हो। क्योंकि देखिए, जब भी आप बात करोगे, आपको कुछ भी काम करना है, ड्राइंग्स पढ़नी है, बड़े अफसर्स के साथ, कमिश्नर्स के साथ, एक्सीएम के साथ आपको तालमेल बिठाना है, तो आपको उस लेवल का एजुकेशन चाहिए। अदरवाइज आपको या तो उनकी हाँ में हाँ रखनी पड़ेगी या आपको उनके प्रभाव में काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के विकास के हिसाब से काम करना है, तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चाहेंगे मिनिमम ग्रेजुएशन की जाए इसके लिए। अदरवाइज बिना ग्रेजुएशन के भी चुनाव होगा तो भी हम चुनाव में रहेंगे। तो आपने साफ तौर पर देखा, मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं पवन यादव, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि मानेसर के विकास के लिए वो नगर निगम का मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैमरा प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद से प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले पर आम जन की भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। क्या कुछ कहना है आम लोगों का, ये आपको सुना देते हैं। जो सरकार ने नीति बनाई थी 75 रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में, ये व्यापारियों के लिए और इंडस्ट्री के लिए बहुत एक तरीके से गलत चीज़ थी। इससे फैक्ट्रियां बंद होने की पोजीशन बन जाती, काम हरियाणा में नई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, नई इंडस्ट्री नहीं आती।
लोगों में मायूसी थी, व्यापारियों में बड़ी चिंता थी। कहीं ना कहीं लोग इस बात से आतंकित थे कि भाई कल को हम हरियाणा में फैक्ट्री लगाएंगे, वहाँ लेबर लोकल आदमी तो यहाँ के काम करेंगे नहीं, बाहर के आदमी को ये रखने नहीं देंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे हम इन्वेस्ट करें हरियाणा में। लोगों ये आज जो स्टे हुआ है ये बहुत सही हुआ है, और मैं कहता हूँ ये कानून लागू होना ही नहीं चाहिए। ये किसी भी व्यापारी, किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत गलत चीज है। इस फैसले के ऊपर हम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और एक अच्छा फैसला आया है, और आने वाले टाइम में इस पर जो भी फैसला आएगा वो अच्छा ही होगा। देश के संघीय ढांचे को देखते हुए और पूरे देश में किसी को कहीं पर भी जाकर नौकरी करने का एक अधिकार हमारे संविधान में दिया हुआ है, उसमें किसी राज्य विशेष में और किसी उसको मतलब रोका नहीं जा सकता। तो इस संबंध में ये भी एक चीज़ देखने वाली है कि भाई सबको एक रोजगार का अवसर सब जगह प्रदान किया जाए। बहुत ही सराहनीय फैसला है कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, बहुत ही तारीफ है और बड़ा सुकून भरा है, क्योंकि अमूमन बहुत हमारे इंडस्ट्रियल जो दोस्त हैं, इंडस्ट्री चलाने वाले सभी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सभी से बातचीत होती है। सभी का एक मकसद फैसला था कि भाई ये जो सरकार फैसला लागू करने वाली है ये न्यायोचित नहीं है किसी भी लिहाज से, और सभी का ये मानना है कि भाई ये पॉलिसी लागू हो ही नहीं सकती, किसी भी हालात में इस इंडस्ट्री को नहीं चलाया जा सकता। इसका एक मुख्य कारण ये मानता हूँ मैं कि यहाँ पे तो स्किल्ड लेबर नहीं है, और बाहर के जो प्रांतों से जो लेबर आती है बहुत स्किल्ड है, उस इंडस्ट्री चलाने में बहुत सुविधा होती है। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ जो कोर्ट ने हमारे हक में करी है, ताकि हम सभी भारत के वासी हैं, सभी को काम करने का हक है। ये हमारे विभाजन या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे भाई अब यहाँ का बंदा यहाँ काम नहीं कर पाएगा। हम एक नागरिक, हमें सब समानता का अधिकार है। तो इस वजह में इस चीज़ से मैं बहुत खुशी है कि कोर्ट ने हमारे प्रति जो फैसला लिया है, आज हम इससे बहुत खुश हैं। हमें चिंतित थे कि हमें अपना काम छोड़ के अपने राज्य में जाना पड़ेगा, जो पहले हरियाणा सरकार ने फैसला इस बारे में दिया था, उससे हमें चिंता थी आगे हमें रोजगार वहाँ पे इतना उपलब्ध नहीं है, क्या होएगा कैसे होएगा। आज कोर्ट के स्टे मिलने के बाद हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है। सरकार ये कह रही थी हरियाणा के 75% लोग यहाँ नौकरी कर सकेंगे, फिर हमारे लिए बहुत समस्या हो जाए। पलवल पुलिस ने लोगों से इनाम जीतने का लालच देकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस की डिटेक्टिव साइबर शाखा ने सहित कैंप थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर गिरोह के 4 सदस्यों को काबू करके 20 लाख रुपए, कई कंप्यूटर सेट, लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए। आरोपी फरीदाबाद के 11 सेक्टर में साइबर सेंटर चलाकर ठगी करते थे, जिन्होंने पलवल निवासी से एक युवक से 25 लाख रुपए की ठगी की थी। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान बाकी रुपयों की बरामदगी व गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। ध्रुव वत्स, प्रेसिडेंट ऑफ शिव कॉलोनी पलवल की तरफ से कंप्लेंट मिली थी कि उनके साथ अबाउट 25 लाख समथिंग का फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड। तो हमने 1 तारीख को एफआईआर दर्ज की और एसपी पलवल के निर्देश पर एक जॉइंट टीम बनाएगी। साइबर टीम, साइबर स्टाफ, डिटेक्टिव स्टाफ और कैंप थाने के स्टाफ ने जॉइंट टीम ऑपरेशन किया। तो इसमें हमने पाया एक मीशोकार्ट.com नाम की वेबसाइट बना रखी थी, जिसके थ्रू ये ऑनलाइन फ्रॉड करते थे, जिसमें ये ग्राहक को ठग के कि आपकी लॉटरी लगी है, इसमें उसको धीरे धीरे वो पैसों के लिए लालच देते थे। और ऐसे करके इन आरोपियों ने अराउंड 25 लाख समथिंग हमारे विक्टिम से ठगे। तो हमने इनको ट्रेस किया। हमने सेक्टर 11 फरीदाबाद में इनका साइबर सेंटर पाया, जहां पर हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।